3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रेल लाइनों के नीचे बनाए गए अंडरपास क्षेत्रवासियों के लिए बने परेशानी का सबब। अमूमन हर अंडरपास के नीचे भरा रहता है कई कई फुट पानी। लोग आवागमन के लिए होते हैं परेशान। रेल अधिकारी नहीं करते सुनवाई। रेलवे द्वारा अजमेर शहर में रेल लाइनों के नीचे बनाए गए अंडरपास स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बारिश हो या ना हो, अंडरपास में हर समय पानी भरा ही रहता है। धोलाभाटा रामदेव मंदिर स्थित बनाए गए रेलवे के अंडरपास में पानी भरा होने से क्षेत्रवासियों का शहर से संपर्क जैसे कट सा गया है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास 2 साल पहले बना, लेकिन अभी तक पूरा नहीं बन पाया। अंडरपास के बीच में कई खड्डे हैं जिनमें लोग गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं स्कूल खुलने के बाद अब बच्चों को भी स्कूल जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग हर विभाग, हर प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे को कई बार इस अंडरपास की समस्याओं से अवगत कराकर समस्या निवारण की मांग की गई, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। लगता है आंदोलन का रास्ता इख्तियार करने के बाद ही प्रशासन कोई सुध लेगा। यहाँ पे समस्या ऐसे ही, जैसे ये अंडरपास बना है तब से इसमें पानी भरा रहता है। हर टाइम पानी रहेगा इसमें, चाहे बरसात हो चाहे नहीं हो। ज़मीन का क्योंकि चारों तरफ कच्ची ज़मीन है तो इसमें पानी रिसाव होता है, पानी वापस अंदर आता है इसके अंदर। इनको 1000 बार समझाते हैं कि इसको छोटे पंप से खाली करो, तो पूरा पंप खाली है, पानी खाली हो, वो नहीं होता। अधूरा बना है, इसका अंदर सड़क भी अधूरी है, टूटी फूटी, बीच में खड्डे भी हैं, कई बार जने गिरते भी है, लगती भी है। अभी 3-4 दिन पहले अंकल आंटी गिर गए थे जिनके सर में लगी और मेडिकल में ICU में एडमिट है प्रेजेंट में भी। दूसरी चीज़, अगर कोई महिला निकल रही है तो उसकी स्कूटी बंद होगी तो गिरेगी और उसके कपड़े भीगेंगे। भीगे कपड़े महिलाओं के साथ क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व में शिकायत कलेक्टर साहब को, विधायक साहब को, पार्षद महोदय को, DFC डिपार्टमेंट, रेलवे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जलदाय विभाग, इन सबको दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। सब यही कहते हैं हाँ कर देंगे। ये ब्रिज जो बनाया गया है अंडरपास, ये पानी भराव के हिसाब से टेक्निकली भी गलत है। ये इधर इन्होंने ज़्यादा हाइट कर दी, उधर नीचे कर दी, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना निजी फ़ायदा देख के इसको समेट दिया। नहीं, जो टेक्निकली बनना चाहिए ब्रिज वो नहीं बनाया, ये देसी जुगाड़ में ब्रिज बना के दे दिया। कुल मिला के हमारे जो एरिया है इसमें लगभग 10,000 पब्लिक है। इसको शहर से अलग करने के लिए, ताकि हम ग्रामीण में डाल दें, ग्रामीण में हम ताकि शहर की लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, हमको अलग करने के लिए हमको बिल्कुल ग्रामीण जैसा बिहेव कर रखा है। ना हमको कोई सुविधा मिल पाती है, ना हमारे स्ट्रीट लिस्ट में इस पुलिया के अंदर ना लाइट है, ना और कोई व्यवस्था है, ना कोई जनरेटर। आप देख रहे हैं जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं है। इसमें मलबा भी हमने निजी गाड़ी से साइड में करवाया, जबकि इसका काम भी अधूरा है। लगभग इसको 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। आज हमने इसका प्रदर्शन करा है, इसमें लगभग 1.5-2 फुट पानी है, क्योंकि कल अंकल आंटी जो लगे थे वो पारिवारिक आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, जो कि ICU में भी प्रेजेंट में है। उनकी थोड़ी बहुत मदद भी करी हमने, और हमने प्रदर्शन इसलिए करा है ताकि उनको मदद भी मिल पाए। वार्ड 46 के पार्षद हेमंत सांखला ने बताया कि हर समस्या का हल अगर आंदोलन के बाद ही होना है तो फिर क्षेत्र के लोग आंदोलन करने का निर्णय ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ रह रहे लोगों को मजबूरीवश गंदे और कीचड़ से भरे पानी में से होकर निकलना पड़ता है। कई लोग तो इसमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। कई बार रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उनके कानों पर भी जू नहीं रहेंगी। अंडरपास में 2-2 फुट पानी हर वक्त भरा रहता है। ऐसे में कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है जिससे व्यक्ति अजमेर शहर की ओर आ जा सके। Audio Jungle. ये कॉरिडोर के नियमित एक धोलाभाटा रामदेव बाबा मंदिर की तरफ जाने वाला एक मार्ग है, जिस मार्ग पे अंडरपास प्रशासन द्वारा बनाया गया है। प्रशासन को बारिश के मौसम के दौरान कई बार इस समस्या से अवगत करा दिया गया है, क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है। ये पानी भराव क्षेत्र है। जब ये पुलिया का निर्माण हो रहा था उस समय भी हमने बार बार
प्रशासन को अवगत कराया, रेलवे प्रशासन को अवगत कराया कि वैसा ये पुलिया आप बना रहे हो, टेक्निकली पुलिया सही नहीं बनने वाली है, यहाँ पे पानी का भराव रहने वाला है। मगर प्रशासन ने एक भी नहीं मानी है, उसको अपनी मनमानी करते हुए पुलिया का अंडरपास का निर्माण किया गया। अंडरपास का निर्माण के बाद आप देख रहे हैं यहाँ की हालत, यहाँ से आने वाले का एक विकल्प मार्ग यानी विराटनगर, कल्याणीपुरा, यहाँ तक कि आप बाबा रामदेव विहार के अंदर की जो कॉलोनी है, यहाँ पे जाने का एकमात्र विकल्प मार्ग यही है, इसके अलावा कोई मार्ग यहाँ से जाने का नहीं है। मगर यहाँ की स्थिति दयनीय है। कितनी बार प्रशासन को शिकायत कर दी गई है कि यहाँ पर कोई मड पंप लगा के इस पानी की निकालने की कोई अल्टरनेट कोई व्यवस्था हो सके, जिससे कि यहाँ का पानी का निकास हो सके, या कोई इस नाले के अंदर नाली को मिलाया जाए जिससे कि इस पानी का भराव ना हो। और यहाँ की आम जनता बहुत परेशान है। यदि समस्या का जल्द से जल्द निवारण नहीं हुआ तो मैं रेल प्रशासन को आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द या तो उसका निवारण कर दें, नहीं तो हम लोग धरने में बैठेंगे, आपके खिलाफ बहुत बड़ा ज्ञापन देने वाले हैं। आप हमारी बात को हल्के में ना लें। ये पब्लिक पूरी यहाँ जनता खड़ी है, ये जनता रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, पूरा रेलवे ट्रैक जाम कर देगी, तब आप सोचोगे, तब आप यहाँ पर आओगे, जो उस कार्रवाई करेंगे। इससे पहले मेरा आप मीडिया के माध्यम से निवेदन है, इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शहर जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने मोदी का कलेक्ट्रेट के बाहर फूंका पुतला। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर काफ़ी देर तक मोदी सरकार व भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग के हवाले किया। इस विरोध प्रदर्शन में शहर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, विभागों और प्रकोष्ठों के निवर्तमान पदाधिकारी व संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देश भर में बढ़ती पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की कीमतों के विरोध में बेरोजगारी, तीनों कृषि कानून निरस्त करने की मांग, किसानों को अनिवार्य रूप से एमएसपी की गारंटी, राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है और केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि यथाशीघ्र बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में देश की जनता इन्हें इस गद्दी से उतारकर फेंक देगी। देश की जनता आज त्रस्त है महंगाई की मार को लेकर। इधर तो कोरोना महामारी से जो है लोग वैसे ही त्रस्त हैं और इधर जो है महंगाई की मार, लोगों को रोजगार नहीं है। और देश के अंदर जिस तरह पेट्रोलियम पदार्थ, चाहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, चाहे खाने का तेल, चाहे दालें, आज जिस तरह चरम सीमा पर हो गई, 2 वक्त की रोटी गरीब को नसीब नहीं हो रही है। उस स्थिति में जबकि देश की धरोहरों को, देश के उपक्रमों को, बड़ी बड़ी ज़मीनों को, बड़ी बड़ी संपत्तियों को, चाहे कल कारखाने हैं, चाहे रेलवे है, चाहे एयरपोर्ट है, जिस तरह BSNL है, जिस तरह मोदी सरकार एक एक करके सबको बेच रही है, देश को दिवालियापन पे लेके आना चाह रही है। 70 साल के अंदर जिस तरह देश का हाल जो अभी इन्होंने 7 साल के अंदर कर दिया है, लोग अब समझ गए कि मोदी सरकार सिवाय गुमराह कर रही है, गुमराह करके जो वोट लिए लोगों के और लोगों के साथ जो है कुटाराघात कर रही है, लोगों को झूठे आश्वासन देके, लोगों को झूठे सपने दिखा के कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का जो नारा देने वाली सरकार आज क्या कहना चाहती है, जब देश की जनता के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और देश की धरोहरों को, संपत्तियों को बेचा जा रहा है। आदमी आज जो युवा बेरोजगार हो गए हैं, युवाओं को जो वादे किए वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहती है मोदी सरकार? उसके खिलाफ जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज जो हमारा यहाँ प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार अपनी आंखें खोलो। किस तरह किसान को आज बैठे हुए, आज किसान बैठे 1-1 साल से किसान जो है धरने पे बैठा है, सुनने वाला नहीं है। इस देश में जो हिटलरशाही की सरकार चल रही है, ऐसी कभी स्थिति देश में 70 साल में देखने नहीं मिली। अंग्रेजों का शासन जो है आज याद आता है। आज पूरे राजस्थान में PCC के आह्वान पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन करके मोदी सरकार का पुतला फूंका गया है। सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, दिन दिन रात चौगनी, उसको कम किया जाए, सिलेंडर के दाम कम किए जाए, सिलेंडर सब्सिडी वापस चालू की जाए और साथ ही आटा, दाल, गेहूँ, शक्कर ये सब सस्ता किया है। क्योंकि मोदी सरकार ने कोई महंगाई में ध्यान नहीं दिया है और उसका परिणाम ये है कि आज जनता त्रस्त है। इसी को लेकर के आज प्रदर्शन था पूरे राजस्थान में और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी इस दिन से जागेंगे और जनता को सस्ता राशन उपलब्ध करेंगे। 2014 से जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि उन्होंने जनता को ये आश्वासन दिया था कि अगर BJP सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी। लेकिन आज देखो पेट्रोल के दाम क्या है, डीजल के दाम क्या है, अन्य कोई भी आप जाओ, किसी भी मार्केट में जाओ, इतनी बढ़ोतरी हुई है
उसके विरोध में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कहने पे आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया, आह्वान किया और ये हम मांग करते हैं कि महंगाई कम हो और जनता को राहत मिले। नरेंद्र मोदी जी का पुतला इस बात के लिए फूका कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। पहली बार आपने देखा कि आज भी पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ी है, लगातार पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ाई जा रही है। बार बार जब भी कई बात होती है तो आज 98 रुपये पेट्रोल की हमारी डीजल की जो रेट है, पर 98 रुपये के अंदर से 31 रुपये 80 पैसे भारत सरकार का टैक्स है। जो बार बार कहते हैं वेट की जहाँ बात करते हैं, राजस्थान का 21 रुपये वेट है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी की नीतियों से देश के अंदर पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, खाद्यान्न तेलों की जिस तरह महंगाई की जो मार हुई है, आम जनता रायदारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने सांकेतिक रूप से राजस्थान भर के अंदर मोदी जी को महंगाई के नाम के ऊपर गिरने का प्रयास किया है, मोदी जी को विवश करने के लिए प्रयास किया है कि मोदी जी प्रयास करें कि आम जनता को राहत मिले, महंगाई कम हो। और ये जो अडानी अंबानी की सरकार के नाम पर हमको महंगाई बढ़ा रहे हैं, इस महंगाई पर रोक लगनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों में उतरेगा, धरने भी देगा, प्रदर्शन भी देगा और कल जेल बनो और आंदोलन भी होगा तो जेल भी भरने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने बताया कि मोदी सरकार के राज में लगातार महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं आम आदमी की आमदनी कम होती जा रही है। कोविड काल में जहां लोगों को राहत दी जानी चाहिए, वहीं मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। रोजाना पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार मुंह कान बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, डॉक्टर राजकुमार जयपाल, विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, नसराबाद विधायक रामनारायण गुर्जर, पार्षद नरेश सत्यावना, द्रौपदी कोहली, शिव कुमार बंसल, महेश ओझा, फकरे मोइन, कुलदीप शर्मा, बलराम शर्मा, सागर मीणा, अमोलक सिंह छाबड़ा, मंजू बलाई, जयश्री शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। Audio Jungle. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर जी के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और मोदी जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। खाद्य तेलों के दाम आसमान को छू रहे हैं, पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो गए हैं। 3 कृषि के काले कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ दी गई है। युवा बेरोजगार है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगी कि आम गृहिणी से गैस का चूल्हा दूर हो गया। जिस योजना उज्ज्वला योजना में हमने गैस के चूल्हे, गाँव में स्थिति जाकर देखो, आम गृहिणी 1000 रुपये के 900 के पार हो गए, गैस का सिलेंडर भरा नहीं सकती तो वापस चूल्हे जलाने को मजबूर हो गई हैं और गैस के सिलेंडर तान पे रख दिए गए महिलाओं ने। तो ये महंगाई अपने चरम को छू रही है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, युवा बेरोजगार है, किसान आंदोलनरत है। फिर ये कैसी सरकार है? मोदी जी से हम मांग करते हैं कि खाद्य सामग्रियों के दाम को कम करे, महंगाई को कम करे, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करे, किसानों को कृषि के काले कानून वापस लेकर राहत प्रदान करे। क्योंकि जब हमारा अन्नदाता ही सुखी नहीं तो देश कैसे सुखी रह सकता? गृहिणी सुखी नहीं, आम जनता दुखी है। तो मोदी जी को यही कहना चाहूँगी कि महंगाई को कम कर आम जन को राहत प्रदान करें, क्योंकि सभी जनता त्रस्त है। यहाँ एक आदमी की बात नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ आम जनता की बात, आम जन की बात है। सभी त्रस्त है। तो इस महंगाई को कम किया जाए जल्द से जल्द, ताकि आम जनता को राहत पहुँच सके। सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट के आरोपियों पर टाडा कोर्ट ने किए आरोप निर्धारण। वर्ष 1993 में 5 ट्रेन में हुए बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को किया पेश। वर्ष 1993 में देश भर के अलग अलग स्थानों पर 5 ट्रेनों में हुए बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को डासना जेल गाजियाबाद से अजमेर लाया गया। वहीं 2 अन्य आरोपी हमीदुद्दीन और इरफान को भी भारी सुरक्षा के बीच गुरुवार को टाडा कोर्ट में पेश किया गया।
अधिवक्ता अब्दुल रशीद ने बताया कि 1993 में हुए सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया, जहां न्यायाधीश ने आरोप निर्धारण किए हैं। आरोपियों पर टाडा अधिनियम, रेलवे संपत्ति हानि निवारण, विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए गए हैं, जिन पर 25 अक्टूबर को अगली तारीख पेशी तय की गई है। इस दौरान लिस्ट ऑफ विटनेस पेश की जाएगी। इसी के साथ गवाहों की पेशी भी शुरू हो जाएगी। आरोपी अब्दुल करीम टुंडा और हमीदुद्दीन के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा बम डिवाइस बनाकर उसका तरीका दूसरों को बताने, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व अन्य आमजन को मृत्यु कारित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिन पर आज न्यायाधीश द्वारा आरोपों का निर्धारण किया गया। देखिए, 93 बम ब्लास्ट में आज इरफान और हमीदुद्दीन और अब्दुल करीम टुंडा को पेश किया गया, जिस पे हमीदुद्दीन और अब्दुल करीम टुंडा पे चार्ज बहस हुई थी। उस पर आज कोर्ट ने इन पर चार्ज लगाया। जो चार्ज लगाया गया है वो टाडा की धाराओं में, टाडा की धारा 3, 3, 3, 2, 5, 6 और 120 भी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4, विस्फोटक अधिनियम की धारा 9, 120 भी, 4 PDP की पब्लिक डैमेजेस प्रॉपर्टी एक्ट के तहत की धारा 4 के तहत, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151 के तहत 302, 120 भी, 323, 324, 325, 326, 120 भी IPC के तहत चार्ज लगाया गया है। दोनों पे 436 IPC के तहत इन दोनों आरोपियों पे आज अदालत ने आरोप लगाए हैं और आगामी तारीख पेशी 25/10 नियत करी है। और उससे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आदेश किया है कि पहले वो लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करें। जो लिस्ट ऑफ विटनेस को पेश करेंगे उसके बाद उन गवाहों की तजवीज़ है। 25/10 पे पहले लिस्ट ऑफ विटनेस पेश होती है, तो 25/10 को इसमें गवाही हो सकती है। ये आज कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गेगल थाना अंतर्गत भागचंद गुजर की मारपीट कर की गई थी हत्या। सिविल लाइन्स थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण के द्वारा IPC की धारा 302 के तहत गेगल थाने में दर्ज एक मुकदमे का अनुसंधान किया जा रहा था। इसी दौरान कल मुखबिर से मिली इत्तला पर आखिरी गेगल गांव से मुकदमे में फरार चल रहे 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद सिंह चारण ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी आखिरी गेगल निवासी नंदा गुजर पुत्र रायमल गुजर और गोपी गुजर पुत्र रायमल गुजर हैं। दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस हत्याकांड में शामिल महेंद्र और देवराज गुजर को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को आज अदालत में पेश किया जाकर अनुसंधान जारी है। दिनांक 30 तारीख को गेगल थाने में एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, भागचंद नाम के व्यक्ति के, जिसकी मृत्यु हो गई थी गुजर की, जिस पे गेगल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था 158/2021, जिसकी तफ्तीश मेरे जिम्मे की गई। कल दिनांक को मुखबिर की इतला पे ये जो इस मर्डर में 2 मुलजिम थे, मुलजिम नंदा गुजर पुत्र रायमल गुजर आखिरी गेगल का है निवासी है, और दूसरा मुलजिम है गोपी गुजर पुत्र रायमल गुजर, ये भी आखिरी गेगल का। इन दोनों को कल इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। अभी इनको गिरफ्तार किया गया, आगे इस बारे में अनुसंधान किया जाएगा। नहीं, पहले 2 मुलजिम ऑलरेडी इसके गिरफ्तार हो चुके हैं, महेंद्र और देवराज नाम के। 2 और मुलजिम अभी गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी आपस में रंजिश थी, दोनों गुजर जाति से संबंध रखते हैं मृतक और ये आरोपीगण। इनकी आपस में पुराने मुकदमे भी है, आपस एक ही गाँव के हैं, इसलिए आपसी इनकी रंजिश थी। 302 में मुकदमा दर्ज हुआ। सांसद भागीरथ चौधरी ने राज्य सरकार पर खरीफ की फसलें नहीं खरीदने के लगाए आरोप। केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना नहीं कर रही राज्य की सरकार, किसानों को नहीं दे पा रही राहत। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार पर किसानों का शोषण करने और उन्हें राहत नहीं देने के आरोप लगाए। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि खरीफ की फसल कटने वाली है। मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, धान सहित 16 फसलों पर केंद्र सरकार ने MSP का रेट निर्धारित किया हुआ है, लेकिन उनमें मोटा अनाज के नाम से जानी जाने वाली बाजरा, मक्का और जौ की फसलों को वर्ष 2020 से राजस्थान की सरकार ने नहीं खरीदा। राजस्थान में देश भर की 66% पैदावार इन जिन्सों की होती है, लेकिन राज्य सरकार इन जिन्सों को नहीं खरीद रही।
केंद्र ने 2150 रुपये एमएसपी रेट निर्धारित कर रखी है, लेकिन किसानों को राज्य के बाहर 1100-1200 रुपये क्विंटल में इन जिन्सों को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। जबकि एमपी, गुजरात व अन्य राज्य इन जिन्सों की खरीद कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। सांसद ने मांग की है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द किसानों को राहत देने के लिए मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार आदि मोटे धान की खरीद कर किसानों को राहत प्रदान करे। बहुत एक ही चिंता का विषय है कि ये खरीफ की फसल कटने को आने को है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ बाजरा है, मक्का है, जौ है, धान है, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, सबसे ज़्यादा विशेष तौर से बाजरे की पैदावारी पूरे हिंदुस्तान में 66% पैदावारी बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। और जबकि 16 फसल जो एमएसपी में केंद्र सरकार ने ली है, कृषि मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, उसमें ये जिन्स भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है, ज्वार भी है, जौ भी है, धान भी है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि 2020 के अंदर एक भी दाना, विशेष तौर से मैं बाजरे की बात करूं, राजस्थान का नाम आते बाजरा का नाम आता है, एक भी दाना इन्होंने 2020 में जो 2150 रुपए एमएसपी की रेट थी, किसानों को औने पौने दाम में बेचना पड़ा, 1100-1200 रुपए क्विंटल में। और अब चूंकि 2021 में 100 रुपए एमएसपी बढ़ा दिए, 2250 रुपए रेट हो गई है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात ये स्टेट खरीद रहे हैं, परंतु राजस्थान की सरकार एक दाना भी अभी तक खरीदने के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। उल्टी जो किसान ट्रिब्यूनल जो एक कमेटी है और उनके खिलाफ ये नाले में गए कि हम समर्थन मूल्य पर मोटा अनाज नहीं खरीद सकते, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया कि मोटा अनाज, बाजरा, मक्का, ज्वार किसानों की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर खरीदा जाए, परंतु खरीद नहीं रही है। मेरा निवेदन, हम सबका निवेदन है कि राजस्थान सरकार तुरंत इस पे कार्रवाई करे और इसकी खरीद चालू करे। ट्रिब्यूनल में ये तर्क दे रहे हैं कि मोटा अनाज जनता खाती नहीं है, उसको यूज में नहीं लेती है, जबकि राजस्थान की जनता, हमने, हमारे पूर्वज भी और हम भी, आज शहर में भी रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो कितने धनाढ्य है, वो भी चाहता है कि मैं मोटा अनाज, चाहे कितने भी, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे जौ हो, चाहे जवार हो, उसको खाने के लिए वो तैयार रहता है। परंतु ये बहाना बना रहे हैं कि यदि हम खरीद कर लेंगे तो ये वापिस इसको, जबकि केंद्र सरकार की सीधी गाइडलाइन है कि इसकी खरीद की जाए और केंद्र सरकार पैसे दे रही है, परंतु ये जानबूझकर किसान का कहीं भला नहीं हो जाए, इसलिए जानबूझकर ये मोटे अनाज को, विशेष तौर से बाजरे की खरीद चालू नहीं करना चाह रही है। इसलिए ये वहाँ नाले में जाकर वहाँ ये कह रहे हैं कि जबकि हमारा किसान संघ आंदोलित है, बार बार कह रहा है कि भाई किसानों के मोटे अनाज की खरीद की जाए, परंतु ये जानबूझकर किसान को मारने के लिए बैठी है राजस्थान सरकार, और ये कतई नहीं चाह रही है कि किसान का भला हो। सांसद भागीरथ चौधरी ने राज्य द्वारा पुष्कर मेले पर लगाई गई पाबंदी के सवाल पर कहा कि जब राज्य सरकार ने सभी स्थानों से पाबंदी हटा ली है तो फिर पुष्कर मेले पर पाबंदी लगाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान खेती और पशुधन पर ही अपनी आजीविका चलाता है, ऐसे में राज्य सरकार को आगामी नवंबर में लगने वाले पुष्कर मेले को लगाने की अनुमति देनी चाहिए। देखिए भाई साहब, कोरोना काल के बाद अब सब जगह, हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में पशु मेले के आयोजन के ऊपर प्रतिबंध हटा दिया गया है, और कई जगह पशु मेला भरे उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु एक विश्वविख्यात जो पुष्कर का मेला, पशु मेला है, उसपे पता नहीं है क्यों उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं, जबकि आपको पता है किसान के 2 स्रोत हैं, एक तो खेती, एक पशुधन। जब पशु का मेला नहीं भरेगा तो पशु फिर कैसे उसका घर गृहस्थी चला पाएगा वो। मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान सरकार, यहाँ का प्रशासन पुष्कर पशु मेले की इजाजत दे ताकि किसानों को राहत मिले।
अजमेर स्मार्ट सिटी में 72 घंटे में पेयजल सप्लाई के सवाल पर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि बीसलपुर में अगले 1 साल तक के लिए पर्याप्त 312 मीटर पानी की आवक हो चुकी है। फिर भी जलदाय विभाग के अधिकारी 72 घंटे में पेयजल सप्लाई कर रहे हैं, जबकि जयपुर में 48 घंटे में पानी दिया जा रहा है। उन्होंने जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर से हाल ही में बात की तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही इस बारे में सरकार से दिशा निर्देश लेकर 48 घंटे में पेयजल सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। और पीने का पानी 72 घंटे में आना, इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। क्या सबसे पहले बात ये चली थी कि हर 24 घंटे में प्रेशर से 24 घंटे में पानी आना चाहिए। आज 72 घंटे में ये तो ठीक रहा, थोड़ा इंद्र भगवान की मेहरबानी हो गई, वरना ये तो 72 घंटे क्या आपको 6 घंटे में पानी नहीं देते हैं। तो ये पता नहीं है राज्य सरकार करना क्या चाह रही है। सच कह रहा हूँ, देखिए संघीय ढांचा है, प्रदेश हो फिर देश है, सरकारें किसी की होती चाहे किसी भी पार्टी की हो, परंतु इस तरह का भेदभाव कभी नहीं कर सकते। कल ही मेरी बात हुई है, मैंने कहा अब तो मेहरबानी करो। उसके बाद आज अखबार में दिया है कि भाई किनसे बात हुई आप? कल मेरी पीएचडी की जो है ना एडिशनल चीफ से बात हुई मेरी कल। मैंने कहा आप करना क्या चाह रहे हो आप, जब पानी आ चुका है, अखबार बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है कि 1 साल का पानी आ गया, फिर भी आप 72 घंटे में पानी दे रहे हो। कहाँ दे रहे हो? स्मार्ट सिटी में। गाँव की तो मैं आपको बता दूं ना, गाँव की हालत तो बहुत खराब है, 1-1 हफ्ते में पानी जाता है। इतने पहले इन्होंने एकदम पता नहीं क्या हो गया, पर इनको पता नहीं है कि ये जो कांग्रेस सोचती है ना, ये भगवान इसको इन्होंने सोच लिया कि अकाल पड़ना चाहिए, बारिश कम होनी चाहिए, हो गई, और अब तो इनको देना चाहिए पानी। एक बहुत बड़ा घोटाला होने से रह गया, बरसात हो गई तो बहुत बड़ी पाइपलाइन या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने से रह गया, नहीं तो एक बड़ा घोटाला फिर होता कि पाइपलाइन डालेंगे, ये प्रोजेक्ट लाएंगे, बनारस से लाएंगे, तो वो एक बड़ा घोटाला होने से रह गया। मैं आपको बता दूं उसकी मेरे वक्त ही बताऊं मैं आपको। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जयपुर जिले में दूदू जो विधानसभा है जयपुर जिले में है, परंतु वो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में होता है। आप ताजुब करोगे, उसकी इंक्वायरी हो रही है, और थोड़ी इंक्वायरी क्या हो गई है, टेंडर हुए नहीं, टंकियां भर गई, 18 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। और फिर ऊपर तक जब जल शक्ति मंत्री जी को और हम जाके कहा, इंक्वायरी भी यहाँ के प्रदेश के यहाँ के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इसमें घपला हुआ और उसको तोड़। अरे भाई टेंडर हुआ नहीं, उसके पहले टंकी बन गई। क्या कर रहे हैं जल जीवन मिशन में? 11,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार को दे दिया, कुछ नहीं कर रहे, उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं और उसमें भी घपला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। मैं तो कह रहा हूं, मैं भी 10 साल विधायक रहा हूं, मैंने तो ऐसा आपकी बार जो इस राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार ऐसा कभी नहीं दिया। ये तो ऐसे मान लो कि जो कोरोना काल है, इतना बड़ी विपदा आई है, इन्होंने खूब अवसर ढूंढे हैं, और इतने ढूंढे हैं कि पता नहीं साथ लेके जाएंगे। आप देखिए 300 करोड़ से ऊपर की स्टील की पाइपलाइन पूरे शहर में डालनी है। अभी इतना अच्छा मौका है, सड़कें खुदी हुई है, डाल देनी चाहिए। सब टेंडर हो गए, सब इनके पास मैप पे कागज डालनी है, डालते क्यों नहीं है? किसका इंतजार है? अभी पानी भी कम आ रहा है, 3 दिन में शटडाउन था, 3 दिन के अंदर तो आना था। ये चाहते तो डाल सकते थे, लेकिन वही होगा जब सड़कें बनेगी तब ये खोदना शुरू करेंगे, जबकि सब एस्टिमेट हो रहे हैं स्टील की पाइपलाइन डल सकती है पूरे क्षेत्र में अजमेर में। प्रेस वार्ता के दौरान अजमेर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, मीडिया प्रभारी अनीश मोयल, रचित कछावा आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्ष 2015 से फरार चल रहा गबन का आरोपी चढ़ा एसीबी के हत्थे। किंग एडवर्ड मेमोरियल गेस्ट हाउस के तत्कालीन एलडीसी मैनेजर सुदेश वर्मा ने किया था 5.25 लाख रुपए का गबन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2015 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें स्टेशन रोड स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल गेस्ट हाउस, जिसका चेयरमैन एसडीएम अजमेर होता है, के नाम से चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर करके 5.25 लाख रुपए का गबन किया गया था। आरोप तत्कालीन एलडीसी व मैनेजर सुदेश वर्मा पर लगे थे, जिसे विभाग की ओर से सस्पेंड भी कर दिया गया था। तब से आरोपी सुदेश वर्मा फरार चल रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि वर्ष 2010 से 2012 के बीच
आरोपी सुदेश वर्मा ने एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर 4.25 लाख रुपए का गबन किया था, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण दर्ज था। आरोपी की तलाश तब से ही की जा रही थी। एसीबी के हेड कांस्टेबल युवराज और कांस्टेबल अर्जुन ने बड़े प्रयासों के बाद अजमेर अपने परिवार से मिलने आए सुदेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे मेडिकल कराकर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। Audio Jungle. 2015 में एक एसीबी में प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें किंग एडवर्ड मेमोरियल गेस्ट हाउस, जिसका अध्यक्ष एसडीएम अजमेर होता है, उसके नाम से चेकों पे फर्जी साइन करके सुदेश वर्मा, जो वहाँ पे एलडीसी, जिसके पास कैशियर का चार्ज भी था और मैनेजर का चार्ज भी था, उसके द्वारा एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर करके लाखों रुपए की राशि उठाकर गबन का प्रकरण पाया गया था, जिस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। ये करीब 7 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसको हमारी टीम के युवराज सिंह हेड कांस्टेबल और अर्जुन कांस्टेबल ने पिछले 4 महीने से काफ़ी प्रयास में इसमें लगे हुए थे, जो तकनीकी साधनों से और इसका गोपनीय रूप से पता करके कि ये यहाँ किराए के मकान में इसका परिवार रहता है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो जोधपुर में रहना पाया गया। और आज इसकी जो सूचना प्राप्त हुई थी कि ये आज घर पे आया हुआ है, जिस पे हमारी टीम द्वारा आज इसको दस्तयाब किया गया और जिसको गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ अभी जारी है। ये 2010 से 12 के मध्य का है और करीब 4.25 लाख का गबन का राशि है। हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया था। जो विभाग ने इनको सस्पेंड भी किया था, इसको आरोप पत्र भी दिया था और तब से ये अपराध चल रहा था। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ। Audio Jungle.